मेरा नाम सिमरन है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं दिखने में तो बहुत सुंदर हूँ। मैं गांव में रहती हूँ, इसीलिए दूसरे गांव की लड़कियों की तरह मैं भी ज़्यादातर सलवार सूट पहनती हूँ। मैंने केवल 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है और उसके बाद से घर पर ही रहती हूँ। बाहर से मुझे बहुत ही सीधी सादी और साधारण लड़की समझा जाता था। मैं इतनी होशियार या चालाक भी नहीं थी, लेकिन सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिन आए जब मैंने अपनी हदों को पार कर लिया। तब ज़िंदगी ने मुझे कुछ ऐसी सीख दी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। बहुत पहले की बात है, मैं एक ऐसे अनुभव से गुजरी जिसने मेरे दिल दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी। उस समय मेरी मुलाकात राहुल भैया से हुई। मेरे जीवन में उस वक्त बहुत अकेलापन था, लेकिन राहुल भैया के साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगने लगा। वो हमेशा मेरे प्रति बहुत केयरिंग रहते थे और उनकी मौजूदगी से मेरा मन हल्का हो जाता था। शुरुआत में जब मैं उनके साथ समय बिताती थी तो शरीर में एक अलग सा दबाव महसूस होता था, जैसे मुझे आराम की ज़रूरत हो, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समान होने लगा। हमारे बीच ऐसा रूटीन बन गया कि जैसे कि मौका मिलता हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए बेताब हो जाते। हालांकि जब घर में और लोग होते तो हम थोड़ा डर भी लगता था कि कहीं कोई हमें देख ना ले, लेकिन किसी को भी हम पर शक नहीं होता था क्योंकि राहुल भैया मुझे हमेशा दीदी कहकर बुलाते थे। वैसे भी मैं उम्र में उनसे 1 साल बड़ी थी। उस वक्त सर्दियों का मौसम था और सभी अपने अपने कमरों में रहते थे। रात को सब जल्दी ही अपने अपने कमरों में सोने चले जाते थे। तब मैं और राहुल भैया अलग अलग कमरे में सोते थे। एक दिन रात को जब मैं दरवाज़ा बंद करके सो रही थी, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी ज़िंदगी में एक नया अनुभव जोड़ दिया। घटना ये घटी कि हमारे घर के एक सदस्य, मेरी मामी, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। इस वजह से मेरी माँ और मैं मामी को देखने उनके घर गए। तब हमें छोड़ने के लिए राहुल भैया गाड़ी लेकर आए थे। उन्होंने जब पहली बार मुझे देखा तो बोले, आप तो काफ़ी बड़ी हो गई हो दीदी। तब मैं थोड़ी मुस्कुराई। उसके बाद जब गाड़ी में हम मम्मी के घर जा रहे थे तो उस वक्त रास्ते में ही शाम के 6 बज गए थे। तब हमें घर पहुंचने में देर हो गई थी, इसीलिए रास्ते में थोड़ा अंधेरा हो गया था। ठंड के दिन था तो 6 बजे ही अंधेरा हो जाता था। जब हम घर पहुंचे तो देखा कि मामा रसोई में खाना बना रहे थे और मामी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तब मेरी माँ रसोई में गई और मामा से कहने लगी, जब इतनी परेशानी हो रही है थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत थी? फिर माँ खाना बनाने में लग गई और मैं मामी के पास बैठ गई। मामी मुझे देखकर खुश हुई, लेकिन उनकी तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही थी। थोड़ी देर बाद मेरी माँ ने मम्मी को खाना दिया और अपने हाथों से खिलाया। उसी समय राहुल भैया ने मुझे आवाज़ दिया। तब मैं उनकी तरफ देखी और पूछी, क्या हुआ भैया? वह मेरी तरफ ही देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो। उनकी बातों ने बाद में मुझे एक नया अनुभव दिया। रात को जब मैं खाने के वक्त हुआ तो मैं कमरे में गई जहाँ राहुल भैया खाना खा रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, दीदी आइए साथ में खाना खाते हैं। मैंने कहा, मना कर दिया। भैया ने कहा, आप पहले खाइए, मैं बाद में खा लूँगी, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर मुझे बैठा लिया। मैं भूखी थी, इसीलिए ज़्यादा नानुक ना ही किया और हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे। तब हम दोनों ने बहुत मज़े से खाना खाया क्योंकि खाना हम साथ लेकर आए थे। खाना ख़त्म होने के बाद मैं अपनी माँ के कमरे में सोने के लिए जाने लगी। तभी राहुल भैया ने कहा, दीदी अगर आपको बुरा ना लगे तो आप यहीं मेरे कमरे में सो जाइए। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने कहा, नहीं भैया, मैं माँ के साथ ही सोऊंगी। लेकिन तब बार बार वो मुझसे विनती करने लगे। आखिरकार मैं मान गई। ठीक है, मैं यहाँ सो जाऊंगी, लेकिन पहले मम्मी को बता देना चाहती हूँ कि मैं उनके आपके कमरे में सोऊंगी। इस पर गौरव भैया खुद जाकर मम्मी को बताए कि मैं उनके इस कमरे में सो रही हूँ। इधर मैंने अपनी शलवार कुर्ते बदल लिए क्योंकि मेरे कपड़े थोड़े ज़्यादा टाइट थे। जब राहुल भैया ने मुझे नहीं नए कपड़ों में देखा तो मुस्कुराकर बोले, दीदी आप इस ड्रेस में तो कमाल लग रही हैं, आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? तब मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बात बदल दी। फिर मैंने चादर ओढ़ ली और बिस्तर पर बैठ गई। राहुल भैया भी अपने सोने के लिए इंतज़ाम नीचे फर्श पर करने लगे।
तब मैंने कहा, भैया बिस्तर पर ही सो जाओ, यहाँ काफ़ी जगह है। मेरे कहते ही राहुल भैया चादर ओढ़कर मेरे पास बैठ गए। राहुल भैया बहुत हंसमुख और मजाकिया इंसान थे। उन्होंने मज़ेदार बातें करके मुझे काफ़ी देर तक हंसाया। बात करते करते कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला और न जाने कब मैं सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि राहुल भैया मेरे बालों में खेल रहे हैं। मुझे जगाते देख वह मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसी हो? मैं भी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बढ़िया भैया। फिर हम दोनों चादर के अंदर बैठकर बातें करने लगे। तभी उसी वक्त मम्मी हमारे कमरे में गरम गरम चाय लेकर आई। सुबह बहुत ठंडी थी, इसीलिए चादर में बैठकर चाय पीना अच्छा लग रहा था। राहुल भैया बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? वह मजाक करते हुए बोले, आपकी आंखें बहुत बड़ी हैं और ख़ूबसूरत हैं। सच कहूँ दीदी, आपकी आंखों में देखने से मेरा मन खुश हो जाता है। तब मैं मस्ती में बोली, सुबह जब मैं सो रही थी तब क्या कर रहे थे? तब वह हल्का सा मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं दीदी, आपके बाल ठीक कर रहा था। राहुल भैया दिखने में काफ़ी सुंदर थे। उनके चेहरे पर अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी और चेहरा बहुत साफ था। मेरी तुलना में उनकी हाइट थोड़ी सी कम थी, लेकिन उनकी कुछ हरकतें मुझे कभी कभी हैरान कर देती थीं। सुबह का वक्त थोड़ा व्यस्त था। मम्मी घर के कामों में व्यस्त थी और मामू काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब मैं भी मम्मी की मदद करने लगी। इतने में मामू खाना पैक करके काम पर निकल गए। मेरी रोज़ सुबह नहाने की आदत थी, इसीलिए रोज़ की तरह मैं नहाने के लिए बाथरूम की तरफ गई। मुझे नहीं पता था कि राहुल भैया भी उसी वक्त नहाते हैं। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मैं शर्म से लाल हो गई और तेज़ी से अपने कमरे में भाग गई। राहुल भैया उस वक्त नहा रहे थे। उनके चेहरे पर साबुन लगा था, इसीलिए उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो गई कि वह दृश्य बार बार मेरे दिमाग में घूमने लगा। कमरे में बैठकर मैं अपनी ही सोच में खो गई और हल्के हल्के हंसने लगी। इतने में राहुल भैया नहाकर कमरे में आए। मुझे अकेले हंसते हुए देखकर उन्होंने मजाक में कहा, क्या बात है दीदी, आज तो बहुत खुश लग रही हो। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा चुप हो गई और बोली, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही हंस रही थी। राहुल भैया ने मोबाइल चलाते हुए पास आकर बैठ गए और बोले, सच सच बताओ दीदी, क्या बात है जो इतनी हंस रही हो? तब मैंने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, कुछ भी खास नहीं है। लेकिन राहुल भैया जिद करने लगे, नहीं दीदी बताओ ना, नहीं बताओगी तो मैं गलत ही समझ लूँगा। तब मैंने कहा, प्लीज़ भैया, इस बात को यहीं ख़त्म करो, इसमें सोचने लायक कुछ भी नहीं है। फिर मैं जल्दी से उठी और नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद मैं कमरे में वापस आई और मजाक में मैंने जानबूझकर थोड़ा सा पानी राहुल भैया की तरफ उछाल दिया। ये देखकर राहुल भैया अचानक उठ खड़े हुए और मेरे बाल पकड़कर मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। उनका ये रवैया देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो भैया, और गुस्से में उनका हाथ झटक दिया। इसके बाद राहुल भैया बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। उनका ये व्यवहार देखकर मैं भी हैरान रह गई थी। मुझे खुद पर पछतावा होने लगा कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जल्दी से मैं अपने बाल ठीक करके अपनी और मम्मी के पास चली गई। मम्मी मामी का ध्यान रख रही थी, उन्हें दवा दे रही थी और खाना तैयार कर रही थी। तभी मामी ने मुझसे कहा, जाकर राहुल को बुला ला, उसे गरम गरम खाना खा लेने को बोल दे, वरना ठंडा हो जाएगा। मुझे पता था कि राहुल भैया मुझसे नाराज़ हैं। जब मैं उन्हें बुलाने गई तो देखा कि वह छत पर बैठकर फ़ोन चला रहे थे। मैंने आवाज़ लगाई, भैया नीचे आओ, मम्मी बुला रही है, खाना खा लो। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं और पास गई और कहा, प्लीज़ भैया, मुझसे नाराज़ मत हो, मुझसे गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। तब वह मेरी तरफ देखा भी नहीं और फ़ोन देखते रहे। तब मैंने उनके हाथ से पकड़कर कहा, भैया, गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, तुमने भी तो मेरे बाल खींचे थे, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था, अब इतना नाराज़ मत हो। तब मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए कहा, भैया प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो, अगर मेरी गलती है तो मुझे एक नहीं दो चांटे मार दो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। मुझे रोता देख राहुल भैया का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया।
उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, रो मत, लेकिन तुम्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। खैर छोड़ो, चलो खाना खा लेते हैं। तब मैंने कहा, पहले ये तो कहो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तब वह हंसकर बोले, अरे बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, वरना मुझे और ज़्यादा माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी। फिर हम दोनों नीचे गए और खाना खाने बैठ गए। मम्मी और मामी पहले ही खा चुकी थीं। मम्मी रसोई का काम ख़त्म कर रही थी। खाने के बाद मैं मामी के पास बैठ गई और उनके साथ बातचीत करने लगी। मामी की तबीयत का हालचाल लेने लगी। इसी बीच मम्मी ने कहा, हम दोनों पास के घर में मिलने जा रहे हैं, तुम और राहुल यहीं रहना। मैंने राहुल से कह दिया है कि कहीं बाहर ना जाए, हम जल्दी लौट आएंगे। फिर मम्मी और मामी बाहर चली गईं और मैं और मामी का कमरा साफ करने लगी। तभी राहुल भैया मस्ती करते हुए आ गए। मैंने उनसे कहा, भैया प्लीज़ मेरे लिए कुछ ला दो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बोलो दीदी क्या चाहिए। मैंने कहा, मेरे लिए चॉकलेट ले आओ, मुझे बहुत पसंद है। राहुल भैया हंसते हुए बोले, ठीक है, तुम कमरे की सफाई करो, मैं चॉकलेट लेकर आता हूँ। राहुल भैया चॉकलेट लेने गए और मैं कमरे की सफाई करने लगी। जब मैंने मामी की अलमारी खोली तो वहाँ मेकअप का सामान रखा देखा। सजने संवरने का मेरा भी बहुत शौक था, तो मैंने मामी के मेकअप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर मैंने मामी के झुमके और गहने पहन लिए और अलमारी से लाल साड़ी निकाल ली। जब राहुल भैया चॉकलेट लेकर वापस आए तब मैं पूरी तरह से सज धज कर नई दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। तब मैंने बाल खोल रखे थे, लिपस्टिक लगा रखी थी और हाथों में चूड़ियाँ भी पहन ली थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, मुझे इस रूप में देखकर हैरान रह गए। उनके मुंह से बस यही निकला, दीदी आप तो शानदार लग रही हैं। फिर मैंने उनसे चॉकलेट ली और बिस्तर पर बैठकर खाने लगी। राहुल भैया भी पास में बैठ गए और तब उनकी नज़रें मुझसे हट नहीं रही थीं। तब मैंने कहा, भैया इतना मत देखो, मुझे असहज महसूस हो रहा है। राहुल भैया हंसकर बोले, क्या करूं दीदी, आप पर से नज़र हट ही नहीं रही है। आप साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हैं, मानो कोई परी हो। फिर मजाक में बोले, मन कर रहा है आपको अपनी दुल्हन बना लूं। मैं समझ रही थी कि उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था, पर मैंने हल्की हंसी के साथ बात को दूसरी ओर मोड़ दिया। मैंने मजाक में कहा, तो फिर रुक जाओ, रुके क्यों गए, बताओ मुझे पत्नी बनाकर क्या करोगे। तब राहुल भैया थोड़ा हंसकर बोले, रहने दो दीदी, मुझे पता है तुम जानबूझकर ये पूछ रही हो। तब मैंने कहा, तो क्या तुम अपनी दीदी का फ़ायदा उठाना चाहते हो। अगर मम्मी को पता चल गया तो क्या होगा। तब राहुल भैया बोले, दीदी इतनी चिंता मत करो, हम तो घर में ही हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम बस एक बार हाँ कह दो, मैं सब संभाल लूँगा। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो पहले बताओ, तुम ये सब साड़ी देखकर कह रहे हो या पहले से ऐसा सोच रहे थे। राहुल भैया हंसकर बोले, सच कहूँ तो तुम आई हो तभी से ऐसा लग रहा है। अगर तुम एक बार मान जाओ तब तो सब आसान हो जाएगा। तब मैंने मजाक में कहा, ठीक है, जब तुम चाहो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी होगी। इस बात भैया बहुत खुश होकर बोले, थैंक्स दीदी, मुझे पता था तुम मुझे नहीं नहीं ना कहोगी, तुम सच में सबसे अच्छी हो। मैंने कहा, रुको, इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है और शाम को मेरे लिए चॉकलेट लाना मत भूलना। तब राहुल भैया ने कहा, ठीक है दीदी, एक मिनट रुको, मैं आता हूँ। जब वह बाहर चले गए तो मुझे थोड़ी असुविधा महसूस हुई। जब वो वापस आए तो मैंने कहा, राहुल भैया इस वक्त मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, शाम को इस बारे में बात करेंगे। लेकिन राहुल भैया मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, दीदी इतनी चिंता क्यों कर रही हो, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें असुविधा हो रही है तो आंखें बंद कर लो। तब मैंने आंखें बंद कर लीं और राहुल भैया में मुझे तभी उस पल दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई, जिससे हम दोनों डर गए। कुछ समय बाद बाहर से मम्मी की आवाज़ आई, कोई है कमरे में। तब मैं तुरंत बिस्तर से उठ गई, क्योंकि मैं साड़ी में पूरी तरह सज धज कर तैयार थी, ऊपर से मम्मी की कमरे में थी। राहुल भैया का मूड भी ख़राब हो गया था, लेकिन उनके चेहरे को देखकर मुझे अंदर से हंसी आ रही थी। मैंने तुरंत राहुल भैया को कमरे से बाहर कर दिया और ख़ुद भी साड़ी उतार कर
सामान्य कपड़े पहन ली, फिर कमरे की सफाई करने लगी। बाद में हम सब ने मिलकर चाय पी। चाय पीने के बाद मम्मी काम में लग गई और मैं बरामदे में लेट गई समय बिताने के लिए। मैंने मम्मी की मदद करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद मैंने देखा कि राहुल भैया कहीं नहीं दिख रहे हैं। जब मैं उन्हें ढूंढने गई तो देखी वह तो बाथरूम में से बाहर निकलकर हाथ धो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि उनका मूड अभी भी ठीक नहीं है। तब उन्हें देखकर मुझे हंसी आ रही थी और मैं हंसी नहीं रोक पाई और हंसते हुए बोली, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? मजाक में मैंने कहा, भैया तुम ऐसी क्यों हो? राहुल भैया हंसते हुए बोले, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी ऐसा ही करती। तुम लड़की हो इसलिए इतनी बातें कर पा रही हो। मैं हंसकर बोली, ठीक है भैया, बस थोड़ा इंतज़ार करो, रात होने पर तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब राहुल भैया बोले, दीदी समस्या तो इसी रात की इंतज़ार में है, हर मिनट घंटों जैसा लग रहा है। तभी मम्मी ने आवाज़ दी, तुम्हारी भाई बहन की बातें ख़त्म हो गई हों तो थोड़ा काम में हाथ बटाओगे? मम्मी की आवाज़ सुनते ही मैं उठकर जाने लगी और जाते जाते मजाक में बोली, राहुल भैया याद रखना, अगर चॉकलेट नहीं मिली तो मैं कुछ भी नहीं दूंगी। फिर मैं रसोई में चली गई। इस बीच मामा भी घर लौट आए थे। तब मैंने उन्हें खाना परोस दिया। मामा जी बहुत थके हुए थे, वो हमारे साथ थोड़ा बैठकर बातें किए, फिर जल्दी से सो गए। मम्मी मामी को खाना खिला रही थी और उन्हें दवाई दे रही थी। मैंने भी अपना खाना खा लिया और समय बिताने के लिए टीवी देखने लगी। सर्दी का मौसम होने के कारण हम जल्दी बिस्तर में चले गए, लेकिन मम्मी अभी भी अपने कमरे काम में लगी हुई थी। तब मैं मम्मी के कमरे में चली गई और बैठकर फ़ोन में व्यस्त हो गई। इतनी डूबी थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब राहुल खाना खाकर अपने कमरे में चला गया और मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं अपने रोज़ के सीरियल देखने में व्यस्त थी। जब मैं नहीं गई तो राहुल भैया खुद मुझे बुलाने आ गए। कमरे में आकर भैया बोले, दीदी आओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं है, अगर तुम अकेले सोने चाहते हो तो सो जाओ, तुम्हारी दीदी मेरे साथ सो जाएगी। मम्मी की बात सुनते ही भैया जल्दी से बोले, नहीं नहीं नहीं, हम तो बस बातें कर रहे थे, वैसे भी कुछ दिनों बाद आप लोग चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी और दीदी के साथ खेल पाऊंगा। तब मैंने मम्मी को आश्वस्त करते हुए कही, मम्मी भैया सही कह रहे हैं। इसके बाद मम्मी ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो चाहो, और हम कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही राहुल भैया ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। तब मैं समझ गई कि भैया अब और इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तब भी मम्मी और मामी जाग रहे थे, इसलिए मैंने कहा, भैया थोड़ा सब्र रखो, सब सो जाएं, फिर बात करेंगे। अगर किसी ने मेरी आवाज़ सुन ली तो मुश्किल हो जाएगी। भैया बोले, दीदी और इंतज़ार नहीं होता। तभी मुझे चॉकलेट की याद आई। मैंने कहा, ठीक है भैया, लेकिन पहले मेरी चॉकलेट दो। भैया ने तुरंत जेब से चॉकलेट निकाल कर दे दिया। फिर मैं चॉकलेट खाने लगी और भैया परफ्यूम लगाने लगे। शुरुआत में हम मजाक में थोड़ी थोड़ी नोक-झोंक करने लगे। इससे हमारे बीच मज़ेदार झगड़ा शुरू हो गया। हम बिस्तर पर कूदने लगे क्योंकि हमारी उम्र अभी छोटे बच्चों जैसी थी। तभी मम्मी ने चिल्लाते कहा, सिमरन बहुत हो गया, अब सो जाओ, क्योंकि बिस्तर की आवाज़ उनके कमरे में तक जा रही थी। उसके बाद राहुल भैया ने तुरंत फर्श पर बिस्तर बिछा दिया, जिससे आवाज़ बंद हो गई। फिर राहुल भैया ने मुझे रात के 3 बजे तक सोने नहीं दिया। सुबह जब हमारी आँख खुली तब मम्मी दरवाज़ा खटखटा रही थी। उस समय बिस्तर पर ही थी मैं, लेकिन उठ नहीं पा रही थी, इसलिए राहुल भैया ने मुझे उठाकर बिस्तर पर बिठा दिया और खुद दरवाज़ा खोलने गए। तब मम्मी हमारे लिए चाय लेकर आई। मुझे देखकर उन्होंने कहा, मैंने कहा था सिमरन, समय पर सो जाना, अब देखो तो तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो गई हैं। मेरी आंखें अब सच में लाल हो गई थी। मैंने बिना कुछ कहे चाय पीना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैंने मुंह भी नहीं धोया क्योंकि पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मम्मी चाय रखकर चली गई। राहुल भैया जब कमरे में आए तो मैंने गुस्से में कहा, भैया मैंने तो कहा था थोड़ा समय के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो मेरा शरीर कितना थक गया है,
मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। अगर मम्मी ने पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगी? तब राहुल भैया ने जल्दी से जवाब दिया, दीदी चिंता मत करो, मैं मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आता हूँ। उसे लेने के बाद तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैंने लगातार 4-5 दिन तक भैया को पास भी नहीं आने दिया, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। वे हर दिन मेरे आसपास घूमते रहते और नियमित रूप से चॉकलेट लाते रहते। भैया मेरे सारे काम कर देते और मैं जो चाहती वो हंसते हंसते कर देते। इसीलिए मैंने भी उसका मज़ा लेना शुरू कर दिया। कभी कभी उनसे पैर का दर्द कम करने के लिए मसाज करवा लेती, कभी सिर की मालिश करवा लेती। मस्ती मस्ती में कभी कभी हल्के से मार भी देती थी। सारा दिन उनके फ़ोन पर सीरियल देखती। 4-5 दिन के बाद भैया का व्यवहार थोड़ा बदल गया, इसलिए मैंने उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहा। एक दिन हम दोपहर में घर में अकेले थे और बहुत मस्ती किए। उस दिन घर में कोई नहीं था। भैया ने पूरा दिन मुझे कहीं बैठने नहीं दिया और हमेशा अपने पास रखा। इस घटना के बाद मैं और भैया बहुत सामान्य हो गए। जब भी उनका मन करता वो मुझे कमरे में बुला लेते और मैं भी अब इसकी आदत डाल चुकी थी। हमने उन दिनों का भरपूर आनंद लिया, लेकिन जीवन में हर अच्छे समय के बाद एक बुरा समय भी आता है और ये बुरा समय भी भैया की वजह से ही आया था। दरअसल 20 दिन के बाद अब हमें गांव लौटना था, क्योंकि अब मामी काफ़ी स्वस्थ हो चुकी थी और हमें वहाँ बहुत दिनों हो गए थे। तब मम्मी ने अचानक वापसी का फैसला किया और उन्होंने पापा को कुछ भी नहीं बताया। जब मैंने और भैया ने ये सुना तो हम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब भैया बोले, दीदी जाने से पहले आखिरी बार थोड़ा समय दे दो, कौन जाने फिर कब मिलेंगे। तब अंदर से मैं भी तैयार थी, लेकिन उस दिन घर में सभी लोग थे, यहाँ तक कि मामा भी आज घर पर ही थे। तब मामा मम्मी से बोले, दीदी आज रुक जाओ, मैं कल तुझे बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा। ये सुनते ही मुझे थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक रात हमारे पास और थी। तब आखिरकार मम्मी भी मान गई। फिर हम बहुत बहुत ही बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगे। जब रात हुई तो जल्दी से खाना खा के हम अपने कमरे में चले गए। तब हम इतने असावधानी हो गए थे कि दरवाज़ा भी ठीक से बंद नहीं किया था। तब थोड़ी ही देर में अचानक मामा ने आकर हमें उस स्थिति में देख लिया था। मैं डर गए से कांपने लगी और तुरंत वहाँ से हट गई। मामा तब बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और पूरी स्थिति को संभाला। उन्होंने हम पर गुस्सा न करके हमारी गलतियाँ हमें समझाईं और उस दिन ने मुझे बड़ा सबक सिखाया। तब मामा के प्यार और सहयोग से हमने स्थिति को संभाल लिया। उसके बाद से मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। इस घटना के बाद मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन उनसे सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए तो उसे संभालने की कोशिश करें और परिवार के साथ हमेशा खुलकर बात करें। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में सीमा रेखा होना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक निकटता कभी कभी गलतफहमियों का कारण बन जाती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने और दूसरों के सुविधा को प्राथमिकता देना चाहिए। परिवार के माहौल और रिश्तों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हमारे कार्यों से परिवार के किसी भी सदस्य को शर्मिंदा न होना पड़े। इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना और भविष्य में सही निर्णय लेना एक सही मानसिकता का परिचय है। किसी भी स्थिति में सचेत रहना आवश्यक है। दरवाज़ा बंद न करने की घटना एक छोटी गलती है, लेकिन इसने बड़ी समस्या खड़ी कर दी। इससे समझ में आता है कि छोटी छोटी बातों में भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनका जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।